from where you are, from which college, from which school you are attending, and also what is your aim and what is your favorite subject out of PCM, right? So Akshat, where are you from? I am from DPS Greater Noida. Okay, My favorite subject, I would say, is physics. okay. And what is your aim after 12th? What do you want I to do? want to do AI and robotics. Robotics. Yeah, Okay. Okay. And also one more question. What were your marks in last mathematics exam you gave in school? uh, my last paper would be my secondary board, which was, I think, 82%. And how much you scored? 82%. Uh, I remember the percentage, I don't remember the marks. Okay. Okay. And what about Kshitish? Kshitish. Yeah, Kshitish. Same questions, bacha. Where are you from? Which school you are attending? And favorite subject? What is your aim? And what were your last marks scored in mathematics? Kshitish, Ayush, Suhani. All of you. Yes, Same sir. questions. Ayush. Yeah, Ayush. Good Yes. evening, sir. Sir, I am from Indra Evening, bacha. Public School, Okay. Noida. Okay. My favorite subject is physics. Okay. I want to become a software engineer, Okay. and my And what were your marks last was 66 in pre-board 2. out of 80, right? Yes, sir. Okay. And what about Suhani? Kshitish, you can answer me on chats. Yeah. Yes. Sir, I am from Father Agnew School, Noida, and Okay. my favorite subjects are maths and physics. Okay. And I want to be an aeronautical engineer, for which I also am preparing to for the SATs. Okay. And my And past like pre-board 2 maths exam was 77 out of 80. okay. And what about Kshitish? Kshitish have provided me the information of his school, of the place he is belonging to, and his favorite subject. And the last thing is, what were your marks? Okay. Cool. 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 So hi, my name is Brian Codinya, and I'll be teaching you maths, right? For JEE. So अगर मैं कॉमन देख रहा हूँ तुम सभी लोगों के बीच में तो मैथ्स सभी के बीच में आएगा अगर सैट दे रहे हैं हम तब भी मैथ्स आएगा एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई तब भी मैथ्स आएगा और जितने भी लोगों का एम है इंजीनियर्स मतलब मोस्ट ऑफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर सो उसमें मैथ्स हमारा काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैथ्स और फिजिक्स दोनों की बाय द वे तो काफी लोगों ने फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स बोला बट जस्ट सो यू नो सो मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स So without maths, you won't be able to compete physics. मैथ्स के साथ ही साथ फिजिक्स होगा इनफैक्ट आपके जो कुछ पहले चैप्टर्स होंगे वो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाए जाएंगे फिजिक्स नहीं फिजिक्स में भी मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में भी आपके जो कुछ पुराने मतलब पहले जो 2 या 3 चैप्टर्स होंगे वो दे विल बी ऑल अबाउट मैथ्स एंड दे वोंट बी अबाउट फिजिक्स सो टू कंकर फिजिक्स वी जस्ट नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स और उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं राइट सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास अभी तक क्या स्कूल में क्लास स्टार्ट हुई है किसी के भी सर मेरी स्टार्ट हुई है। अच्छा क्या पढ़ाया गया सर चैप्टर 1 पढ़ाया है। है सेट्स यस सर। ओके ठीक है अभी और किसी की स्टार्ट हुई फिजिक्स मतलब किसी की भी क्लासेस स्कूल में No, sir. ओके अक्षत So, ओके ठीक है तो मैं तुम्हें एक तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि यार देखो 11th क्लास में मैथ्स जब आता है तो मतलब 11th क्लास से थोड़ा सिलेबस चेंज होने लग जाता है हम लोगों का सो वी डोंट गो फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग इस बार 11th क्लास से मैथ्स थोड़ा इस तरीके से पढ़ते हैं कि यूनिट वाइज पढ़ते हैं हम लोग राइट यूनिट वाइज एज इन के अलजेब्रा देन अलजेब्रा के बाद हमारी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट तो है हमारी 11th क्लास में अलजेब्रा देन ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो आफ्टर ट्रिगो वी विल हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
तो ये 3 टॉपिक तो हमारे मस्ट है पूरे 11th क्लास में। काफी ज्यादा आने वाला है इनका सिलेबस, राइट। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है कैलकुलस, जो कि 11th क्लास में तो ज्यादा नहीं आएगा, बट 12th क्लास में काफी पोर्शन है कैलकुलस का। सर सो लिमिटिंग फर्स्ट में ऑफ भी ऑल है इज व्हाट, सर कैलकुलस में लिमिट आता है। बिल्कुल लिमिट्स आता है, लिमिट्स भी आता है, साथ साथ रिलेशन फंक्शन भी आता है। तो अभी आप लोगों ने कोई बुक्स खरीदी है? नो सर। अच्छा, Sir, किसी I ने भी कोई? have bought, but in physics only. ओके, sir. मैथ्स की कोई बुक है अभी किसके पास? सर I एनसीईआरटी की have पीजीएस started है। RS Agarwal. आर.एस. अग्रवाल, ओके, एंड एनसीईआरटी, ओके, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो मैं कुछ बुक्स भी सजेस्ट करूंगा। इट डजंट मैटर कि तुम कहाँ पे पढ़ रहे हो, बट इफ यू आर फॉलोइंग दीज बुक्स तो ये बुक्स बेस्ट हैं जेई की प्रिपरेशन के लिए। जेई की प्रिपरेशन अगर हमें करनी है या सैट की भी प्रिपरेशन करनी है फॉर दैट, इफ दैट कंसर्न्स यू, तो भाई हम लोगों को पहले तो सबसे पहले हम एक बार फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं 11th क्लास के मैथ्स का, किस तरीके से मैथ्स चलने वाला है, राइट। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक टॉपिक और है छोटा सा, मिसलेनियस। मैं इसको मिसलेनियस क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी जैसे जैसे हम आएंगे इसकी तरफ। बट उससे पहले कि हमारे पास 5 मेन टॉपिक्स होंगे 11th क्लास में पढ़ने के लिए, और यही टॉपिक्स होंगे 12th क्लास में भी पढ़ने के लिए, बट इनके ही कुछ चैप्टर्स अलग अलग आ जाएंगे। तो जैसे कि मैं 11th में बात करूं तो सबसे पहली बात तो कि यार जो मेजर चेंज है उसके बारे में बात करता हूं कि क्या होगा 11th और 10th में नया। तो आप लोग 10th तो पढ़ के आ ही चुके हैं, बट 11th क्लास में सबसे पहली बात नई बात ये होगी कि यार 10th क्लास तक हमारे पास सिलेबस ऐसा होता था कि जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर्स मिलते जाएंगे। इस बार 11th और 12th, और अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा कि यार हमें सीधा सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ चैप्टर्स में फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, नॉट डिनाइंग दैट, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हियर विल नॉट कंसिस्ट ऑफ जस्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे मतलब है जैसे कि आपने लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, राइट, याद है? यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते थे, क्वेश्चन वही होते थे, क्वेश्चंस वही होते थे कि आपके पास फॉर्मुला बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे, बट इतना सीधे नहीं आएंगे क्वेश्चन कि आप ऐसे ही सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन से सॉल्व कर दो। जैसे कि आपको याद भी होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी सॉल्व करने में, क्योंकि सीधा सीधा प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते थे, हमें थोड़ा सा समझना पड़ता था क्वेश्चंस को, थोड़ा मोल्ड करना पड़ता था, थोड़ा मैनिपुलेशन लगाना पड़ता था। उसी तरीके की चीजें 11th और 12th के मैथ्स में भी होंगी कि आपको सीधा सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, राइट। आपको थोड़ा सा और भी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, और उसी का एग्जाम्पल आज मिलेगा भी क्लास में, पहली क्लास में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवरव्यू सिलेबस के बारे में, क्या क्या हमारा सिलेबस होने वाला है। तो सिलेबस में हम अलजेब्रा, जो कि मेजर पोर्शन है 11th क्लास का, अगर हम जेई की बात करें तो जेई में 50 to 55% सिलेबस। देखिए जेई में पहली बात तो हम ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस आएगा, और मतलब सिलेबस तो हमें पता है, बट एग्जैक्टली किस चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं हमें नहीं पता, राइट। ये मैं आज ही बता देता हूँ, किसी को भी नहीं पता। अगर आप किसी के पास भी जाके पूछेंगे कि भाई जेई में क्या क्वेश्चंस आने वाले, किसी को नहीं पता क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन का पैटर्न ही ये होता है, राइट। हमें नहीं पता कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट हमें ये पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स पे हमें रेगुलरली क्वेश्चंस मिलता है। सो वी कैन फॉलो द ट्रेंड्स, वी कैन फॉलो द, जो भी हमारे पास पुरानी चीजें चल रही हैं वो सब हम फॉलो कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं तो 50 to 55% जो आपके पास मैथ्स का पेपर आएगा इन जेई, वो आएगा आपके पास 11th क्लास से, और 45 to 50% जो सिलेबस आएगा वो आएगा 12th क्लास से। उसमें मेजर पोर्शन होगा ये 2 चैप्टर्स का, मतलब 2 यूनिट्स का, एक अलजेब्रा एंड वन इज कैलकुलस। हाय, am I audible? Yes, sir. Okay, Yes, sir. ओके। सो 11th क्लास का जो सिलेबस आएगा मेजरली वो आएगा अलजेब्रा से, और 12th क्लास का जो सिलेबस आता है वो मेजरली आता है कैलकुलस से। तो ये दो यूनिट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अलजेब्रा मेनली 11th क्लास में ही आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्कस द चैप्टर्स ऑफ अलजेब्रा विद यू, फर्स्ट इज जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, राइट।
देन सेकंड इज, पर अभी आपकी बैकअप, आपको सभी चैप्टर्स का बैकअप मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होंगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज आपकी छूट गई है और आपको उसके बारे में सोचना पड़ रहा है कि भाई ये तो हमारा चैप्टर हो चुका है और इसको हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको याद होगा आपने 10th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े थे, तो कुछ कुछ चीजें आपसे एक्सपेक्टेड होंगी, वो बता दी जाएंगी। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं अगर हम, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज एक्सपेक्टेड टू लर्न कि आप कैसे होता है। बट क्लास, जब भी मैथ्स की क्लास होगी तो यार वो तो एकदम जीरो से स्टार्ट होगी। डजंट मैटर कि आपको पिछली क्लास का कुछ आता है या नहीं आता है, वो सारी बातें बताई जाएंगी। बट इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर आप अगली क्लास में आएंगे तो आप ये चीजें थोड़ा रिवाइज करके आएंगे जो भी आज की पहली क्लास में पढ़ाई जाएगी, राइट। सो अलजेब्रा के अंदर अगर हम चैप्टर्स डिस्कस करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन इनइक्वालिटीज। तो एक बार तो मैं फटाफट आपको सिलेबस से रूबरू करा देता हूं जरा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, देन पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सिर्फ बोर्ड्स का टॉपिक है बट ये हमें करना होगा कवर। देन आफ्टर दैट पीएमआई, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल अगर आपको याद हो तो आपने पहले भी वर्ड सुना था, याद है कहां पे सुना था? लास्ट ईयर पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। Yes, sir. Yes. पॉलिनोमियल्स के अंदर ही हमने बाइनोमियल भी टर्म पढ़ी थी, अगर याद Yes, हो sir. तो वही उसी पे पूरा बेस चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स इज वन ऑफ द चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए 11th क्लास में, क्योंकि उसकी चीजें यूज होंगी यहाँ पे। देन वन चैप्टर इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, एंड द लास्ट चैप्टर इज, जिसे हम बोल देते हैं सेट्स, जो कि पहला चैप्टर होता है वैसे तो आपका, अगर हम बोर्ड्स के हिसाब से पढ़े, बट जेई में इसका नंबर हम थोड़ा सा लेट लगाएंगे। तो ये तो सिलेबस हुआ हमारा अलजेब्रा का, जो कि 11th क्लास में हमें पढ़ना होगा। 8 चैप्टर्स होंगे इसके अंदर। पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ये इन ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है कि आपको इसी ऑर्डर में पढ़ाना है, बस ये तो आपको चैप्टर्स के बारे में बताया गया है कि किस किस तरीके से हमारे 11th के चैप्टर्स चलने वाले हैं। तो अलजेब्रा के अंदर 8 चैप्टर्स होंगे। आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 चैप्टर्स होंगे। काफी परेशान हो गए हो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन करके, 10th में तो इसने पीछे छोड़ा ही नहीं, 11th में फिर से आ गई। Sir, 10th की तब भी इजी थी, 11th की जैसे अभी पढ़ रहे हैं अब तो इतना सारा फॉर्मूलाज, इरिटेशन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुहानी। 11th के अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो अगर 10th में हमारे पास 3 फॉर्मूले थे तो 11th में 30 होंगे, पहली बात तो। Yes, sir. बट नॉट टू वरी अबाउट के पहले सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ 30 फॉर्मूला हो, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, 30 फॉर्मूलाज भी लर्न कर रहे होंगे, उसके बाद हम लोग पता नहीं कितनी कितनी चीजें कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तो है थोड़ा, इतना आसान नहीं है 11th का मैथ्स, बट ऐसा नहीं है कि मतलब लॉजिकल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ याद ही करनी होगी, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में भी। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो सारी के सारे प्रॉपर्टीज बन रहे हैं या सारे के सारे फॉर्मूला बन रहे हैं, उन फॉर्मूला को याद करने का तरीका भी बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ रटना ही होगा उन फॉर्मूले को। अगर हम सही से फॉर्मूले को याद करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से बने हैं, तो मे बी दैट विल बी हेल्पफुल। तो फटाफट एक बार तो अलजेब्रा के चैप्टर्स नोट कर लीजिए, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री पे आता हूँ, फिर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आता हूँ, फिर कैलकुलस एंड देन मिसलेनियस। इसी तरीके से हम सारे के सारे चैप्टर्स देखते जाएंगे। एक तो हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं जो हमें 11th क्लास में कवर करने हैं। और यार देखो थोड़ा सा मैं एक 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 आपको मतलब दिस द ट्रूथ बॉम्ब एक्चुअली, कि अगर अभी भी आपका मन है और अगर अभी भी आप चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट फॉर दैट, कि इतना आसान तो नहीं होगा यार जेई क्लियर करना, ये तो मैं अभी बता दूं आप सभी लोगों से। और इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मतलब मैथ्स की भाषा में मैं इसको समझा सकता हूं कि यार मैथ्स से मतलब इन मैथ्स से मतलब मेरा मतलब ये है कि नंबर्स, फिगर्स से मैं आपको इस बात समझा सकता हूं कि यार 10 से 12 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं, राइट, और उसमें से हमारे पास 20 से 25,000 सीट्स होंगी। तो ऑब्वियसली, मतलब वेरी ऑब्वियसली कि दिस इज नॉट एन इजी एग्जाम। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बिना पढ़े पास कर सकते हैं इसको या तुक्के से पास कर सकते हैं, नहीं, तुक्के से क्लियर नहीं होगा, बिना पढ़े पास नहीं होगा, पढ़ के ही पास होगा। बट अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून है और आप चाहते हैं, आपको पढ़ाई पसंद है,
और आपको लगता है कि हाँ, मतलब दैट इज ट्रुथ, बट जो भी मैं बोलने वाला हूं एक बार उस बात को सुन लो कि यार पढ़ना सबसे आसान है एज कंपेयर टू अदर्स। पढ़ना सबसे आसान है, ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव था एंड आई हैव प्लेड डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स, और उसमें जो है यार इतना आसान नहीं होता। अगर आप क्रिकेट की टीम में भी जाना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं है एंटर करना, क्योंकि 11 लोगों की टीम है, और अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग देखें तो मतलब 100 से 200 लोग, 100 to 200 लोग सेलेक्ट होंगे, और यहाँ पे तो एटलीस्ट आपके पास 20 to 25,000 सीट्स है। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 लोग एग्जाम दे रहे हैं बस जेई का, तो बट अगर आप क्रिकेट के लिए अपियर होना चाहते हैं तो एटलीस्ट 40 से 50 लोगों के साथ कंपटीशन होगा, उसमें से आपको 400-500 के अंदर आना है। तो मतलब एक छोटा सा एग्जांपल इस बात के लिए कि इतना आसान तो नहीं है कोई भी एग्जाम क्लियर करना या कोई भी चीज में एंटर होना, बट एज कंपेयर टू अदर्स आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट। तो आसान तो नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, बट अगर हम पढ़ना पसंद करते हैं और अगर हमें अपने सब्जेक्ट्स पसंद है देन इट इज इजी, देन इट इज क्वाइट इजी। फिर वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10 से 12 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से सीरियस तो 1 से 2 लाख ही है। अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। उसके बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उतने सीरियस नहीं है, आप शायद उनसे आगे निकल सकते हो अगर आपको थोड़ा भी सब्जेक्ट पसंद है तो दिस इज द सिलेबस ऑफ अलजेब्रा जो हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में। मेजर पोर्शन अलजेब्रा का है, जैसे कि मैंने अभी बताया। क्या मैं इसे रफ कर सकता हूँ? हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस डाउन? यस सर। Sir, 1 second. ओके, नो इश्यूज। जब भी आप लोग, हाँ जी, चलो जब तक आप नोट कर रहे हो मैं एक दो रूल्स बता देता हूँ क्लास के। बहुत कम रूल्स हैं यार हमारी क्लास के, बहुत छोटे से रूल्स हैं और बहुत कम ही रूल्स हैं, ज्यादा हम रिस्ट्रिक्शन लगाते नहीं है। बस एक रूल तो ये है कि जो भी आप पहली क्लास में पढ़ोगे सेकंड क्लास में जब आओगे तो वो पढ़ के आओगे, राइट? मतलब फर्स्ट क्लास का रिवीजन करके आना है। अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगते हैं यार सिर्फ रिवीजन करने में, तो वो रिवीजन करके आना है पहली क्लास का। एंड सेकंड इज कि जो भी डीपीपी या जो भी असाइनमेंट आपको मिलता रहेगा डेली के डेली, डीपीपी मींस डेली प्रैक्टिस पेपर, जो भी आपको मिलेगा वो आपको कवर करके आना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे उसके अंदर, 10 to 15 क्वेश्चंस ही होंगे बस। वो आपको कवर करके आओगे तो आप बेसिक्स आप पूरा कवर कर सकते हो इजीली हमारी क्लासेस के साथ साथ। तो मेजर पोर्शन 11th क्लास में जो है हमारा, वो है हमारा अलजेब्रा का। क्षितिज, Sir, एम आई done. ऑडिबल बच्चा? ओके, क्षितिज, क्षितिज एम आई ऑडिबल? यार तुम बार बार ज्वाइन कर रहे हो तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बस, कि मुझे लगता है शायद तुम्हारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, बट नो इश्यूज, बस मेरे को बता देना तुम लोग जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, या फिर जहाँ पे भी तुम्हें मेरी बात ना सुनाई दे या वॉइस कट हो अगर, या नो इश्यूज। अच्छा, सो अनदर टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 टॉपिक्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, एंड द लास्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स आपका बोर्ड लेवल पे नहीं आएगा, सिर्फ जेई लेवल पे आएगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये 3 टॉपिक होंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के। 10 कम्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास 10th क्लास में भी थी, बट 11th क्लास में बहुत ही भयंकर रूप से आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही, बाय द वे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमारे पास 5 टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट इज जो सिर्फ जेई लेवल पे हम पढ़ाएंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, ये सिर्फ जेई लेवल पे होगा, नॉट ऑन बोर्ड्स लेवल। Then second chapter is straight lines. Then third is circles. Fourth is parabola. आपने पैराबोला वर्ड पहले भी सुना है, क्यों बता सकता है कोई मेरे को पैराबोला के बारे में कुछ? आपने 10th क्लास में पैराबोला वर्ड सुना है? याद है कहां पे सुना था पैराबोला?
अच्छा चलो मैं याद Coordinate दिलाता हूँ। geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नो, equal Uh, distance. graph. ग्राफ, यस Linear. यस यस ग्राफ। तो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा बनता था, याद है कुछ? पेयर ऑफ लीनियर It's a इक्वेशन इन टू curved वेरिएबल्स पढ़ा था। line. Yes, sir. पेयर Parabola ऑफ is a लीनियर curved इक्वेशन, line. ये यस पैराबोला इज, polynomial. हाँ हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। अच्छा एक और रूल, बाय द वे मैं ये बात बताना भूल गया था, एक और रूल है कि आप जितने चाहें क्लास में गलत आंसर्स दे सकते हैं। जितने चाहें गलत आंसर्स बिल्कुल अलाउड है, बट आंसर्स करने हैं, रिस्पॉन्सिव होना है क्लास में, राइट? मतलब अगर नहीं होगे तो मैं परेशान करता रहूंगा तुम्हें बार बार, तुम्हें होना ही पड़ेगा। बट उससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि क्लास में रिस्पॉन्स जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, इट डजेंट मैटर कि आप गलत आंसर दे रहे हो सही आंसर दे रहे हो, जब गलत दोगे तभी तो सही सीखोगे, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत आंसर्स दे सकते हो, जितने चाहो गलत आंसर्स दे सकते हो, बट रिस्पॉन्सिव होना है। तो पैराबोला हमने पढ़ा था, जैसा कि स्वानी ने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्वानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमें बताता है ग्राफ्स के बारे में, बट अगर हम पैराबोला के बारे में डिस्कस करें तो पैराबोला हमने कहीं और पढ़ा था, ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर Yes, याद sir. हो कहां पे पढ़ा था बताओ फिर? Polynomial. पॉलिनोमियल्स, राइट? पॉलिनोमियल्स में हमने पैराबोला पढ़ा था। किस कर्व, किस इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है, क्या ये आप बात मुझे बता सकते हैं? Sir, x-axis. एनीवन एल्स? Sir, it's in relation with the x-axis as in इक्वेशन from जिसमें any x point स्क्वायर to an होता है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ आपको कि पैराबोला तो देखो कोई भी इक्वेशन अगर हम कोई भी ग्राफ पढ़ रहे हैं तो वो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही बनेगा। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यार हर ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से ही बनेगा, नॉट जस्ट पैराबोला। अगर कोई स्ट्रेट लाइन भी हम बना रहे हैं तो वो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से ही बनेगा। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, बट यू कैन ट्राई अनदर वन। बताओ। सर इक्वेशन जिसमें x स्क्वायर होता है। जिस, अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल एक्स स्क्वायर होता है। मैं इसी बात को थोड़ा सा और करेक्ट करते हुए ये बोलना चाहूंगा कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे हैं तो वो पैराबोला होता था, अगर आपको याद हो तो। याद आया कुछ? क्यों भाई? yes, sir. तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे हैं तो वो पैराबोला होता था। अगर हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं तो आज के बाद याद रखा जाए ये बात कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन, और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते थे तो वो बनता था पैराबोला, राइट? और ये चीज हमें काफी हेल्प भी करने वाली है पैराबोला को समझने के लिए, ठीक है? और इसके अलावा जो फिगर्स हैं वो आपको पहली बार सिखाई जाएंगी, जैसे कि एलिप्स और हाइपरबोला या फिर सर्कल्स भी आप पढ़ के तो आए हैं बट इतना डिटेल में नहीं जितना इस बार पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है कैलकुलस। कैलकुलस इज अ मेजर पोर्शन ऑफ 12th। कैलकुलस के अंदर दो यूनिट्स होती हैं, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस, राइट? क्षितिज, एक सेकंड यार, क्षितिज थोड़ा क्लास से बार बार रिज्वाइन कर रहा है। हाय क्षितिज, एम आई ऑडिबल बच्चे? बच्चा क्षितिज, एम आई ऑडिबल? क्षितिज यू कैन इन्फॉर्म मी इफ आई एम नॉट ऑडिबल, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मेरे को बता सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा वो चीजें, ठीक है? ओके, सो एक और चैप्टर एक और यूनिट आती है कैलकुलस, जो कि मेजर पोर्शन तो 12th क्लास में। 12th क्लास में हमारा 50% सिलेबस सिर्फ कैलकुलस से भरा होगा, और कैलकुलस में हमारे पास दो चीजें होंगी, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। अगर मैं इसका आपको बेसिक आइडिया दूं, बहुत ही बेसिक, तो आपने दो टर्म सुनी होंगी, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। वो दोनों चीजें कैलकुलस के अंदर ही आती है। पढ़ेंगे अभी हम कैसे कैसे होते हैं डिफरेंशिएशन, कैसे होता है इंटीग्रेशन, बट अभी के लिए तो सिर्फ इतनी बात याद रख सकते हैं कि हाँ जी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कैलकुलस के अंदर ही आते हैं, राइट? और उसके अभी जो 11th क्लास में हमें चैप्टर्स पढ़ने, दो चैप्टर्स पढ़ने, फर्स्ट इज रिलेशन एंड फंक्शंस एंड सेकंड इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं दोनों कैलकुलस के अंदर, दो ही चैप्टर्स हैं सिर्फ 11th क्लास में, तो रिलेशन एंड फंक्शन और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। कुछ लोग तो रिलेशन एंड फंक्शन को कैलकुलस में ऐड भी नहीं करते, बट अकॉर्डिंग टू माय व्यू ये चैप्टर्स कैलकुलस के ही हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस, तो इसे भी हम पढ़ रहे होंगे। एंड द लास्ट इज मिसलिनियस। मिसलिनियस का मतलब कि यार सब कुछ मिक्स हो जाता है। फर्स्ट इज एमआर, मैथमेटिकल रीजनिंग,
जिससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है। ये आपके बोर्ड्स में नहीं होता, बोर्ड्स में होता है चैप्टर बट छुड़वा दिया जाता है यार, ये चैप्टर आपके बोर्ड्स में मतलब स्कूल लेवल पे नहीं आएगा। आपके एनसीईआरटी में होगा एमआर मैथमेटिकल रीजनिंग, बट उतना ज्यादा इस पे सिलेबस पे फोकस करते नहीं है मैथमेटिकल रीजनिंग के, क्योंकि इन जनरल आपका बोर्ड्स में छुड़वा दिया जाता है या स्कूल लेवल पे आपको ये छुड़वा दिया जाता है चैप्टर। बट जेई में हमारे पास हर बार एक क्वेश्चन इससे आता है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग कवर कर रहे होंगे, साथ साथ स्टैटिस्टिक्स। नॉट श्योर के क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, नॉट श्योर तो हम सबके बारे में, अगर हम ऐसे बात करें तो हमें नहीं पता किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से नहीं आएगा। बट हाँ, हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि हाँ, स्ट्रेट लाइन से यार हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, सर्कल से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। इन तीनों चैप्टर से मिला के कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। और जैसे कि अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा हम बोल रहे हैं बट ऐसा श्योर तो नहीं है, बट हाँ 99% हम ये बोल सकते हैं कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या 99.99% स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ऐसा श्योरिटी से इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यार कंपटीशन एग्जाम है, हमें तो पता नहीं क्या डिजाइन करने वाले हैं वो। बट अगर हम पास्ट ट्रेंड से और हम सारे अपना दिमाग लगा के हम लॉजिकल फॉलो करें सारी चीजों को, तब हम बता सकते हैं कि हाँ जी ये इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आते ही आता है, तो वो हम पास्ट ट्रेंड से देख के डिस्कस कर सकते हैं। बट हाँ, स्टैटिस्टिक्स इज वन चैप्टर कि जहां पे हम पास्ट ट्रेंड से देख के नहीं बता सकते, क्योंकि पास्ट ट्रेंड्स में भी ऐसा होता है कि अराउंड 2-3 इयर्स में एक क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स से। बट ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये बोर्ड्स में भी आने ही वाला है और जेई में भी आ सकता है, नॉट श्योर आएगा कि नहीं आएगा। एंड देन वन इज प्रोबेबिलिटी। ये मेरे को काफी पसंद चैप्टर है, इसलिए क्योंकि यार प्रोबेबिलिटी पे ही दुनिया चल रही है, और ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये सब भी प्रोबेबिलिटी पे ही चल रहा है कि किस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अराउंड 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, दो भी आ सकते हैं बाय द वे। बट ये होगा हमारा सिलेबस जो हमें 11th क्लास में कवर करना है, राइट। अब हमारा पहला चैप्टर क्या होने वाला है, वो होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारी लाइफ में थोड़ा सा कुछ नया लेके आएंगे, क्योंकि ये नया चीज है, नई चीज हमें पढ़नी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट एज आई सेड बिफोर कि जहां से हमने छोड़ा था 10th क्लास में, वहीं से अपन पकड़ के चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसीलिए आपको सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी आप उतना लेवल पे तो नहीं है इन्वॉल्व मैथ्स के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ कि आपको सीधा हम कोई टफ चैप्टर पढ़ाने लगे। बट हाँ, अगर हम आपको थोड़ा सिस्टमैटिकली पढ़ाते हैं तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि 11th क्लास किस तरीके से चलने वाली है। और ये चीज पहले ही चैप्टर से क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 11th। 10th में चैप्टर पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आया करते थे, 11th में इतना आसान नहीं होगा। 11th में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट क्वेश्चंस होंगे लॉजिकली, होंगे उसी चीज से जो हमने पढ़ी है, बट इतना सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये चीज हमें अभी क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे हम चैप्टर्स पे आगे प्रोसीड करते जाएंगे, राइट। सो एज सून एज यू आर डन प्लीज इन्फॉर्म मी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके So done. Done. ओके, क्षितिज रफ कर दें, क्षितिज बच्चा है एक बारी जरा। ओके ठीक है, चलो फिर अपन पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं यार। अपना पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट इज कि हमारी क्लास किस तरीके से चलने वाली है। तो क्लास यार 0 से स्टार्ट होगी एकदम, डजंट मैटर आपको कुछ आता है 10th क्लास में या नहीं आता है। मार्क्स मैंने आपसे पूछे, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं सर ने हमसे मार्क्स क्यों पूछे। यार मार्क्स का मतलब सिर्फ इतना था पूछने का कि आप कितने सिंसियर है। बिलीव मी, आई वॉन्ट जज यू ऑन मार्क्स, क्योंकि किसी के अगर 80 आउट ऑफ 80 है और वो कह रहा है कि मेरा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं उससे बता देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं है कि आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए हैं अगर 10th क्लास में और आप जेई में सिलेक्शन ले लेंगे। बिल्कुल श्योर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट 0% श्योरिटी है कि आपके जेई में सिलेक्शन होगा। बिल्कुल नहीं बता सकते हम 10th के बेसिस पे आपके मार्क्स के कि आप क्या करने वाले हैं 11th 12th में। और अगर आपके 40 आउट ऑफ 80 आए हैं तो भी मैं ये बता दूं कि अगर आप ये सोच के बैठे कि नहीं यार मेरा तो जेई में सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ सच नहीं है। क्योंकि जेई इज अ डिफरेंट पैरामीटर, जेई आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज करता है और बोर्ड्स आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज करता है।
मैं अगर आपको उसका एक एग्जांपल दूं तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि 10th क्लास के जो आपके मार्क्स हैं वो मेरे को ये बता रहे हैं कि आप कितना सिंसियर हो, आप कितना इंटेलिजेंट हो, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता अभी। ये तो हम धीरे धीरे पता करेंगे, ये तो हम जानेंगे आपके बारे में, अभी हम भी जानते जाएंगे जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी। मैं भी आपको आपकी रिपोर्ट्स बताता जाऊंगा और आप तभी समझ पाएंगे कि आप कितना अच्छा कर रहे हो कितना बुरा कर रहे हो, राइट। बट 10th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे तो हम नहीं बता सकते कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो दैट इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ योर इंटेलिजेंस, दैट इज जस्ट अ पैरामीटर ऑफ योर सिंसियरिटी, कि आप कितना सिंसियर हो 10th क्लास में, आपने कितना सिंसियरली पढ़ाई करी है, सिर्फ वो बता रहे हैं। हमें ये नहीं बता रहे कि आप कितना इंटेलिजेंट हो। तो बिलीव मी, आई वोंट जज यू ऑन दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई हम लोगों को पता नहीं क्या होने वाला है, हम बस सीख सकते हैं चीजें, हम अपना 100 to 150% दे सकते हैं यहाँ पे और चीजें सीख सकते हैं। जितने क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे हैं वो आप मुझसे बिल्कुल बिना झिझक बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, राइट। सो क्लास बहुत ही फ्रैंकली चलने वाली है, बहुत ही ओपन चलने वाली है। आपको अगर कोई भी डाउट है, आपको कैसी भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल खुल के बोलिएगा क्लास में, पहली बात। तो दूसरी बात कि यार क्लास में एक ही रूल होगा कि रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ आ रही है तो आंसर दीजिए, नहीं आ रही है तो ये बताइए खुल के कि नहीं आ रही है भाई समझ, या नहीं आया हमें प्रॉब्लम समझ, या ये कैसे करना था हमें नहीं आया समझ। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक फोड़ोगे नहीं, और फोड़ना है अपन को एग्जाम। अगर फोड़ना है तो क्यूरियस होना पड़ेगा। क्यूरियस होने से मतलब मेरा मतलब ये है कि इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्लास में, राइट। आपको सीखनी पड़ेंगी चीजें, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके क्वेश्चंस भी होंगे, आपके पास डाउट्स भी होंगे, और मे भी प्रॉब्लम्स भी होंगे, राइट। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, बिना झिझके बिना किसी प्रॉब्लम के आप बिल्कुल खुल के पूछ सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर मोस्ट ऑफ अस, मुझे छोड़ के। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये जानने के लिए पहले वी नीड टू नो कहां पे हमने 10th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था। तो अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था विच वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सॉल्यूशन पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किस किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो इसके 3 मेथड्स हुआ करते थे, बट आई एम श्योर कि आपको तीसरा मेथड याद नहीं होगा। पहला मेथड कोई मेरे को बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या होता था? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, जो कि हमने 9th क्लास में सीख लिया था। फैक्टराइजेशन को अगर याद ना हो तो किसी को, तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोला करते थे। यस सर। 9th क्लास में हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाया गया, 10th क्लास में दोबारा में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाया गया। इसलिए सिखाया गया मेरे बच्चे क्योंकि इस बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज एक्सपेक्टेड टू लर्न। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हर प्रॉब्लम, जितने भी चैप्टर्स मैंने अभी लिखे हैं ना, बिलीव मी, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, कि जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं हर चैप्टर में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन दिखा सकता हूं। इनफैक्ट हर चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि हमने 9th या 10th में दोनों में क्लास में पढ़ा था। देन सेकंड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। Quadratic formula. ओके। थर्ड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। Completing the square. बिल्कुल सही बात है यार, क्या बात है, बहुत पढ़ रहे हो तुम तो हैं। अच्छा Sir, मुझे याद बताओ, है बस। नहीं ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर, प्रॉब्लम ये है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमारा 10th क्लास में छोड़ दिया गया था, क्यों? Yes sir, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ाया गया था तो पता था। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमारा सेकंड मेथड हुआ करता था, बट इस बार के हमारे 10th के सिलेबस में ये हटा दिया गया था। ऑल्दो हमें पढ़ना पड़ेगा यार, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारा ये काम आएगा 11th क्लास में भी, हमारा काम आएगा 12th क्लास में भी। तो पहले तो मैं आपको एक हेड स्टार्ट दे देता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम 9th 10th का मैथ्स थोड़ा हल्के में निकाल दिया है और 9th 10th का मैथ्स हमारा 10th क्लास में यूज नहीं होगा, तो यार ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। 9th और 10th का मैथ्स बहुत बराबर यूज होगा 11th और 12th में, और इस तरीके से यूज होगा कि आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें याद हो। अब जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि यार मेरी क्लास हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट तो करता हूं कि आपको ये याद हो। जैसे कि मेरे को ऐसा उम्मीद थी कि आपको शायद ये तीनों मेथड्स पता हो, और जो कि आपको पता भी थे, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको पता नहीं भी होते तो भी मेरे को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैं तो आपको तीनों मेथड्स ही पढ़ाने वाला हूं। अगर एक भी मेथड मैंने छोड़ दिया तो वो प्रॉब्लम होगी, हमारे आगे के सिलेबस में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमारी क्लास में कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, बट हाँ मैं आपसे पूछूंगा हर चीज, राइट। इसलिए मैंने आपसे बोला शुरुआत में कि रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा मेरी चीजों का, मेरे को बतानी पड़ेंगी चीजें, और मैं भी बताऊंगा ऐसी आपको, ऐसी आप मेरे को बता रहे होंगे, राइट। तो दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्लास, वेरी ओपन माइंडेड क्लास, कि भाई आप चिल मार के क्लास करो और बिल्कुल फ्री छोड़ दो दिमाग को और चीजों को समझने की कोशिश करो, राइट। जो हमने पढ़ी है अभी तक और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास तीन फॉर्मूले हुए करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। फर्स्ट वाज फैक्टराइजेशन, सेकंड वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मुझे पता है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर शायद उतना अच्छे से याद ना हो, शायद उतना अच्छे से प्रिपेयर्ड ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, मैं सब चीजें सिखाऊंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन थर्ड वाज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं आपसे वो बस जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस करना चाहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं। जब इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे मैं ये सब भी डिस्कस करूंगा, मैं एक एक बात बताऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जब हम पढ़ रहे होंगे, नॉट टू वरी अबाउट दैट। बट अभी सबसे पहले हम जरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बात कर लेते हैं। हाँ जी, बताइए जरा मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला बताना है बिल्कुल बता दे यार। सर। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, फिर एक्स इक्वल टू माइनस बी रूट डी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बिल्कुल सही बात है। और डी बोला जाता था डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac। राइट। और अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए की वैल्यू नहीं होनी चाहिए जीरो के बराबर, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये इक्वेशन लीनियर बन जाएगी, ना कि क्वाड्रेटिक होगी। यहां पे अगर हमें रूट्स निकालने होते थे तो एक्स की वैल्यू होती थी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। डी का मतलब होता था डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू होती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर आपको याद हो तो हम एक टर्म डिफाइन करते थे यहां से, नेचर ऑफ रूट्स। तो बताएगा कोई मेरे को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में? सर रियल रूट या नॉन रियल रूट। अच्छा, तो बता चल। तीन कंडीशन होती थी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हुआ तो वो रियल रूट हुआ। ठीक है, और बस B- सिर्फ रियल कॉम्प्लेक्स भी। नए क्षितिज इक्वल रूट्स यहां पे नहीं हुआ करते थे। सर आयुष बोल रहा हूँ। इनफैक्ट यहां पे तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हुआ करते थे, अगर आपको Yes, याद हो। sir. यस सर। सर आयुष बोल डिस्टिंक्ट रहा का मतलब, हाँ, ये क्षितिज ने मेरे को एक्चुअली चैट पे आंसर दिया था, इसलिए मैं उसको बोल रहा था। तेरी बात तो मैंने सुन ली थी आयुष। अगर आपको डिस्टिंक्ट का मतलब ना पता हो तो मैं बता देता हूँ डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग। था। तो अगर डी होता था पॉजिटिव तो रूट्स होते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब अलग अलग रूट्स होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, दो रूट्स होंगे और दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। और रियल रूट्स होंगे, मतलब रियल रूट से मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा। राइट। देन सेकंड केस वाज डी इज इक्वल टू जीरो। इस केस में इक्वल रूट। बिल्कुल Equal and real. बिल्कुल रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड थर्ड केस वाज जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद था, नो रियल। Imaginary. बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना पड़ता था, हम इसको छोड़ दिया करते थे यहीं पे, इसलिए सबसे ज्यादा पसंद हुआ करता था हमें कि यार क्या बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। ओके नहीं। 10th क्लास में हमारा फेवरेट केस हुआ करता था, बट 11th क्लास में बिलीव मी दिस वॉन्ट बी द फेवरेट केस, राइट, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस। ये सिर्फ थर्ड कंडीशन पे बेस्ड है पूरा चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहीं से ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ। अभी बात करते हैं कैसे स्टार्ट हुआ है। पर नो रियल रूट्स इसको हम बोला करते थे कि कोई रियल रूट नहीं होगा। और अगर इसको आपने पढ़ा हो, अगर किसी ने आपको बताया हो, मैं तो बताता हूँ यार 10th क्लास वालों को, बट मुझे नहीं पता आपको बताया गया कि नहीं बताया गया, कि नो रियल रूट्स का मतलब ये होता था इमेजिनरी रूट्स। इसको हम इमेजिनरी रूट्स भी बोला करते थे, और अगर इमेजिनरी ना बोलना हो तो इसको हम कॉम्प्लेक्स रूट्स भी बोला करते थे। राइट। Yes, sir. तो यार इसी के तीनों नाम होते थे, नो रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस सिचुएशन ओनली। हम तीसरे केस पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको दोनों केस तो पहले आ ही गए हैं, ये तो आपको 10th क्लास में कराई दिए गए हैं, काफी क्वेश्चंस भी करा दिए गए इस पे सॉल्व। तीसरा केस कभी सॉल्व नहीं कराया गया, क्योंकि जैसे डी लेस देन जीरो होता था यानी कि डी नेगेटिव होता था। लेस देन जीरो का मतलब यही है, यहाँ पे कोई भी चीज लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव। तो अगर डी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ करता था तो उस केस में हम लोग बोल दिया करते थे कोई रियल रूट नहीं होगा इस इक्वेशन का, या इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होंगे, या इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। एंड एज आई सेड बिफोर, वी हैव टू डिस्कस ऑल अबाउट दिस कंडीशन ओनली। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, या क्या होते हैं इमेजिनरी रूट्स, या क्या होते हैं नो रियल रूट्स।
बट इसे डिस्कस करने से पहले, ये तो यहाँ पे सुनने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है, बट हमें समझना पड़ेगा क्या हम बोलने वाले हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पहला टॉपिक डाल सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ और बातें भी करना चाहूंगा। क्या आपको नंबर्स के बारे में पता है? अभी तक आपने नंबर सिस्टम तो पढ़ा ही है 9th और 10th दोनों क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो मेरे को कुछ कुछ चीजों का आंसर दो। एक बार फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमें कितने तरीके के नंबर्स पता है, राइट? तो एक नंबर्स तो हमें पता है, नेचुरल नंबर्स। Yes, sir. चलो तो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. 1 तो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स, जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स हुआ करते थे, बताओ जरा फटाफट। So starting with 1. So from 1 to infinity. राइट, 1 2 3 4 कहां तक जाएंगे पता नहीं, लास्ट नंबर क्या होगा पता नहीं, शुरुआत का नंबर 1 होगा ये पता है। Yes. देन होल नंबर्स 0 से start. 0 They से start स्टार्ट from हुआ करते 0 थे, to infinity. 0 टू इंफिनिटी, राइट। 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू इंफिनिटी, राइट। देन आई और जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना इंटीजर्स को, Integers. राइट। इंटीजर्स कहां से स्टार्ट हुआ करते थे पता नहीं, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते थे जी। Yes, sir. -1 -2 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। इसके बाद स्टार्ट होते थे रैशनल नंबर्स। बिल्कुल, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Yes, sir. तो रैशनल नंबर और इंटीजर्स में क्या अलग है? क्या आप मेरे को ये एक Rational एग्जांपल से बता सकते numbers हैं? are made up of integers and fractions. ओके, राइट, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम इंटीजर्स को ही ना ले और अगर हम फ्रैक्शन वाले नंबर को भी ले लें तो वो रैशनल नंबर्स बन सकते हैं। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। दो फॉर्म में हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। वन इज कि जो नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, Yes, Yes, sir. sir. वेयर p एंड q आर, Where P and Q are integers and बिल्कुल not coprimes. And Q not equal to 0. बिल्कुल सही बात है एकदम। तो यार ये जो मैंने वर्ड लिखा है ये e है, e, this is Belongs e, to. Belongs. belongs to, right. So this word means, अभी आपको सेट्स जो एक चैप्टर है जो कि मैंने लिखा भी था अलजेब्रा में, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने आपको पुराने मतलब जो अभी हमने ओवरव्यू दिया था उसमें हमने सेट्स चैप्टर एक लिखा था। सेट्स इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। सेट्स आपको मैथ्स की लैंग्वेज के बारे में बताएगा। तो जो चीजें आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं उसको आप सेट्स के थ्रू, कुछ सिंबल्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं। और ये जो सिंबल है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स बिलोंग्स टू, राइट। यानी कि इस सिंबल का मतलब ये है, जब भी मैं इस तरीके से ई बना के लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि पी और क्यू दोनों इसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे होंगे। बिलोंग्स टू Yes, sir. मतलब पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे यहाँ पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, राइट। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो 5/4, 1/2, 3/7 या व्हाटएवर एटसेट्रा, इस तरीके के नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और जिनका p और q दोनों इंटीजर्स हैं, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। बट सिर्फ इतनी डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा इंटीजर रैशनल की। आपको एक और डेफिनेशन पढ़ाई गई थी डेसिमल फॉर्म में। क्या आप बता सकते हैं मेरे को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? Real numbers. नहीं, थोड़ा सोच के बताओ कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर्स का किस तरीके से होता था? The terminating and non-repeating. Terminating, non-terminating, and there was one more. Non-repeating. हाँ, repetition वाला. यस, बिल्कुल। तो अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करना चाहते हैं रैशनल नंबर्स की, तो हमें बोला गया कि चलो ठीक है, आपने ये तो बता दिया हमें कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म के नंबर्स हो, तो वो नंबर्स भाई रैशनल नंबर बोल दिया जाएगा। बट अगर हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर दिया ही ना हो, अगर हमें डेसिमल में नंबर दिया गया हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर हमारा रैशनल है कि नहीं है? तो उसकी दो डेफिनेशन बताई गई कि या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। हमने कहा रुको जरा, बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब कि डेसिमल खत्म हो जाए। Yes, sir. जैसे कि इस तरीके के डेसिमल, वो डेसिमल कहीं भी खत्म हो सकता है। मैंने यहाँ पे दो ही एग्जांपल दिए, दोनों में मैंने 2 पॉइंट पे डेसिमल खत्म करा है। इसका ये मतलब नहीं है कि 2 पॉइंट पे डेसिमल खत्म होगा हर बार। ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है
राइट। तो एक डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि जो डेसिमल खत्म हो जाए, जिसकी वैल्यू पूरी सॉल्व हो सकती हो, या तो वो डेसिमल बोले जाएंगे रैशनल नंबर्स, या फिर दूसरे तरीके के रैशनल नंबर्स होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी डेसिमल खत्म तो नहीं होगा बट रिपीट जरूर हो रहा होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसा कि ये एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहता हूं, 1.33333333 खत्म नहीं होगा कभी भी, बट देखिए रिपीट कर रहा है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1.3 बार। बार का मतलब है वही वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार। या फिर दूसरे तरीके का एग्जांपल अगर मैं यहां पे दूं आपको, तो 1.413 बार। देखो मैंने 1 और 3 के ऊपर बार लगाया है सिर्फ, इसका मतलब है 1.4131313131313131313 ऐसे ही चलता जाएगा। ये 4 रिपीट नहीं हो रहा है, यहां पे सिर्फ 13 रिपीट हो रहा है। तो मतलब दो तरीके के डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स बोला जा सकता है, या तो डेसिमल खत्म हो जाए, या फिर अगर डेसिमल खत्म ना हो रहा हो तो डेसिमल रिपीट होता है। Yes, sir. Okay. Then another type of numbers were irrational numbers. Yes, sir. Okay. So tell me about irrational numbers. How do you define the irrational numbers? Like they are not real numbers. So No, they are Like they're actually not real numbers. rational numbers. so they cannot be expressed as a fraction. Yes, first of all, okay, they cannot be represented in the form of P upon Q, right? Yes, sir. They're not rational numbers. Yes. So वो And, terminating नहीं होते. देखो पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं QC से। QC इज कॉम्प्लीमेंट। जब जब हमारा ये C लगेगा ऊपर, जब जब किसी भी चीज के ऊपर C लगेगा ऊपर, तो C का मतलब होता है नॉट Q। C को हम रीड करते हैं नॉट की तरह। तो मतलब हमें नहीं चाहिए, जो भी चीज के ऊपर C लग गया वो हमें नहीं चाहिए। तो Q के ऊपर अगर C लगा तो Q हमें नहीं चाहिए। Q का मतलब क्या था? रैशनल नंबर्स, यानी कि रैशनल नहीं चाहिए। तो रैशनल नहीं है तो इरैशनल है नंबर। तो विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, एक डेफिनेशन, which can't be expressed in P upon Q form। बट यार ऑब्वियसली सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर नंबर हमें ऐसा नहीं दिया होगा कि जो P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। तो हमें दूसरी डेफिनेशन जानने की जरूरत पड़ी, जो कि क्या थी? कोई बताएगा मेरे को? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाली डेफिनेशन। And neither terminating, non-terminating. बिल्कुल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड Neither repetitive. बिल्कुल राइट। तो दूसरी कंडीशन होती थी हमारी कि भाई अगर आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं जज कर पा रहे हैं, तो आप फिर इस तरीके से देखिए, अगर डेसिमल दिया गया है तो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा होगा, रिकर भी नहीं कर रहा होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, 1.40 400 4000 और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आपको यहां पे देख के ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सर ये रिपीट तो कर रहा है, क्या दिक्कत है? पर ध्यान से देखो जरा, रिपीट करने का मतलब था कि वही वैल्यू रिपीट करनी चाहिए। यहां पे अगर हम पॉइंट के बाद देख रहे हैं, डेसिमल के बाद देख रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग वाज 40, देन 400, देन 4000। एक पैटर्न जरूर बना रहा है बट रिपीट नहीं कर रहा है यार। रिपीटेशन और पैटर्न में बहुत फर्क है। ये पैटर्न बना रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, पैटर्न तो बना रहा है, इसीलिए आपको दिखाया भी गया है इनफैक्ट कि ये पैटर्न बना रहा है। जरूरी नहीं है हर बार पैटर्न बनाएगा, इनफैक्ट ये भी बता दूं, बट आपको दिखाने का मतलब इस एग्जाम्पल को सिर्फ इतना सा है कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि रिपीट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। पैटर्न बना रहा हो या ना बना रहा हो इस बात से तो हमें कोई मतलब नहीं है, रिपीट नहीं करना चाहिए, बट इस बात से हमें बहुत मतलब है। तो 1.40 400 4000 440, यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी है, कभी खत्म भी नहीं हो रहा है, और साथ साथ ये नंबर
रिपीट भी नहीं कर रहे। राइट, ओके। सो अगर हम इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, तो या तो वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो सकते हो, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, √2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि √2 को सर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर तो सकते हैं, √2 को हम √2/1 लिख देंगे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो यार, √2 को √2/1। बट द प्रॉब्लम इज के ऊपर वाला नंबर इंटीजर नहीं है। आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि √2 इज नॉट एन इंटीजर। √2 का आंसर होता था 1.4142, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। नीचे वाला बेशक इंटीजर है बट ऊपर वाला इंटीजर नहीं है, राइट। एंड देन 1 वाज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते थे? जितने भी आपके पास रैशनल नंबर्स आपने पढ़े हैं और जितने भी आपने इरेशनल नंबर देखे हैं या पढ़े हैं या हो सकते हैं जितने भी पॉसिबल, अगर उन सबको मिक्सअप कर दे, सारे के सारे रैशनल और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स को मिक्सअप कर दें, तो दे विल फॉर्म अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं? -∞ से लेके +∞ तक आपके सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। -∞ टू +∞, जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी नंबर्स हम देखते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, वो सब के सब नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो इतने तरीके के नंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास तक। अब हमारी लाइफ में एक नए तरीके के नंबर्स आए हैं, तो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फटाफट से आप इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं सभी चीजों की। एंड एज आई सेड बिफोर कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे लिए नया टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम नई चीज सीखने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इसके कुछ नए रूल्स भी होंगे, वो भी हम सीखेंगे। जैसे Sir, हमें ऐड करना आता है रैशनल नंबर्स को। 2 + 3 अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं 5। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में भी अभी हमें कुछ नए रूल्स पढ़ने होंगे, इनके अपने रूल्स चल रहे होंगे। ओके, आयुष डन? Yes, sir. नो प्रॉब्लम, कर लो भी। इसके बाद आप टॉपिक डाल सकते हैं अगर आप पूरा नोट कर चुके हैं तो। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ओके क्षितिज, कूल, डालिए जरा हेडिंग। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यार ये नंबर्स हमने क्यों बनाए। ये एक अलग तरीके के नंबर्स हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एक अलग चीज हम पढ़ने वाले हैं। पर ये अलग चीज क्यों पढ़ना चाहते हैं हम? ऐसे क्या बात हुई सर कि हमें ये पढ़ाया जा रहा है? हमारे दिमाग पे इतनी टेंशन क्यों डाली जा रही है? वो इसलिए डाली जा रही है क्योंकि एक चीज आपको नहीं आती है अभी भी निकालनी, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। पहली हेडिंग हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। इससे पहले जो भी अभी हमने पढ़ा है वो बेसिक्स था, उसमें कोई हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है आपको, आप नॉर्मली नोट कर सकते हैं उसको। फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, राइट। तो क्या होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स? चलो इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले, बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना चाहता हूं। हाँ जी, √4 का आंसर बताएंगे मेरे को? क्या होता है √4? Sir, √4 is 2 So 2 2, नॉट -2? +-2 +-2. अच्छा, चलो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये बात याद रख सकते हो। एक और बात यार छोटी सी, ऐसी मैं आपको थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें बताता रहूंगा बीच बीच में। ज्ञान की बात क्या है कि और उन सारी ज्ञान की बात के लॉजिक भी होंगे, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन थ्रू लॉजिक्स। मतलब मोस्ट ऑफ द मैथ्स इज लॉजिकल। 80% मैथ्स तो इनफैक्ट लॉजिकल है ही, कम से कम। तो 80% मैथ्स के आपको रीजंस मिलेंगे क्यों हो रहा है ऐसा या क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ, 20% मैथ्स इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज का रीजन होगा, रीजन तो उनका भी होगा, बट उनका रीजन शायद हमें समझना है क्योंकि वो हमें एक्सपेरिमेंट से ही समझ आ सकता है।
वो जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जो चीजें मैं बताऊंगा उसके बाद ही समझ आ सकता है वो चीजें। ऐसा हर बार नहीं होगा कि वो चीजें हमें समझ आ जाए, बट 80% चीजें तो हमें समझ आ सकती है, राइट। तो उसमें से पहली चीज आपके सामने आ गई है, जिसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको गलत पढ़ाया गया है भाई। हाँ, बड़ी दिक्कत होगी आपको ये बात सुनने में कि हमें गलत पढ़ाया गया है। क्यों सर, क्यों गलत पढ़ाया गया है? अब ये बात तो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत, कि भैया हमें सिखाया गया है √4 = +-2। अरे एकदम गलत है, कॉपी फाड़ा ना इस बार, और कोई ये सिखाए तो पेपर पेपर फाड़ के रखाना, लिखाना, सर प्रेम पत्र एक आपके नाम लिख देते हैं, √4 = +-2 अगर आप बोल रहे हैं तो ये तो नहीं होता सर। आप बता दो हमें ये कैसे होता है, और अगर वो बता दें, अगर वो समझा दें तो मुझसे डिस्कस करा देना, ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। पर √4 अगर कोई +-2 बताए तो भाई बिल्कुल मत पढ़ना उसके पास तुम, मतलब ये मेरे पास पढ़ो या किसी के पास भी पढ़ो, पर अगर √4 +-2 कोई बता रहा है तो वहां तो मत पढ़ना, ये तो बहुत ही गलत बात है। अभी आप पूछोगे मुझसे कि सर हमें तो ये आज तक यही पढ़ाया गया है √4 = +-2। बिल्कुल यार, सभी को यही पढ़ाया गया है। मैं भी तुम्हारी तरह कभी 10th में था, मैं पहली बार 11th की क्लास में पहुंचा, मेरे को बताया गया √4 +-2, पहली मतलब मुझसे पूछा गया, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मुझसे क्लास में पूछा गया, √4 = मैंने भी यही आंसर दिया तुम्हारी तरह, +-2, जैसा कि हर बच्चा देता है +-2। और उस बार मुझे बताया गया कि +-2 तो एकदम गलत है, ये तुमने कैसे पढ़ लिया? हाँ, तो मुझे बताया गया कि भैया √4 का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता कभी भी। इनफैक्ट किसी भी स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, स्क्वायर रूट का आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई? ये अभी बताया जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द टॉपिक जहां पे तुम्हें एक्सप्लेन करा जाएगा कि √4 इज ओनली इक्वल्स टू +2 नॉट -2। क्यों, ये भी एक्सप्लेन करा जाएगा क्यों। अभी तो नहीं समझ आएगा तुम्हें अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो, बट हाँ इवेंचुअली समझ जरूर आ जाएगी ये बात कि √4 इज नॉट इक्वल्स टू -2, √4 इज जस्ट इक्वल्स टू +2। बट फॉर द बिगनिंग मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जितना बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हो इसको, उतना बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, पूरे पेज पे लिख सकते हो, बट स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रीजन इसका एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल करा जाएगा, अभी तो नहीं, करा जाएगा धीरे धीरे, पहले थोड़ा सा सर कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लो। सर -√4 का क्या होगा फिर? -√4 होगा, बिल्कुल -2। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये तो माइनस लगा ही हुआ है, √4 का आंसर होगा 2, तो ये आंसर हो जाएगा -2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो √4 इज जस्ट 2, स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसे यहीं पे लिख लो, रीजन बिल्कुल एक्सप्लेन करा जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो, उसे बैठ के एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ जी क्यों √4 का आंसर +2 है। एक बार जाकर जरा अपने 10th वाले टीचर से भी बिल्कुल मिलना कि सर जी ये आपने क्या पढ़ाया था हमें, है √4 = +-2। हाँ, बहुत गलत बात है सर। चलो खैर वापस आते हैं। हाँ जी, तो अब मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ, √4 का आंसर भाई बता दो जरा। सर +2 +2, +2 √9 +3 राइट, √0 सर 0 √0 की कोई वैल्यू नहीं होगी क्या? मतलब 0 ही बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली ओके बात सर। नहीं। जरा इसका आंसर बताओगे क्या? So -2. -2 माइनस, नहीं, इसका भी 2 ही रहेगा। इसका भी 2 ही रहेगा। बता दो, खुल के बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलत आंसर दो, चलो चलो 2 3 4 गलत आंसर दो। तुम सारे गलत आंसर देने वाले हो इसका, √-4 का, पहली बात तो सर +-2 +-2। चलो एक और गलत आंसर दे दो। सर -2 ही रहेगा I guess। -2 +-2, किसी का मन कर रहा हो 0 कुछ और? सर 100 ऐसे कुछ भी आंसर दे सकते हो तुम मुझे इसका। Sir, is this 50 60 जो तुम्हारे मन में आए, क्योंकि तुम्हें इसका आंसर तो नहीं पता है, पहले तो ये ऐसा हो समझ ही नहीं लो सकता तुम। अच्छा क्यों आयुष? सर, क्योंकि ये पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव ही होता है ना सर स्क्वायर तो। बिल्कुल सही बात है यार, इसकी जो बात है, देखो ये जो कह रहा है मैं समझा देता हूं। चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि लेट्स सपोज तुम्हें ऐसा लगता होगा √-4 का तुम्हें आंसर पता है, पर तुम्हें पता तो नहीं है, ये तो मैं बता दूं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू गाइस, बट तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि √-4 का हमें आंसर पता है पर तुम्हें नहीं पता है अभी। पर चलो मैंने मान लिया
कि मुझे नहीं पता यार इसका आंसर क्या है, मैं ऐसे ही चलो शुरू करता हूँ, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ शुरू करता हूँ कि रूट ऑफ -4 का मुझे आंसर तो नहीं पता पर मैं निकाल सकता हूँ। क्यों? मेरा मैथ्स अच्छा है जी, मुझे तो बहुत पसंद है मैथ्स। मैथ्स तो सर मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। रूट -4 का आंसर मैं निकाल दूंगा। आप बताओ कैसे निकालना है? चलो मैं बताता हूँ कि मैंने रूट -4 को x मान लिया, मुझे नहीं पता x की क्या वैल्यू है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें? सर अभी तो नहीं पता, चलो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। स्क्वायर करा, हाँ जी, x का स्क्वायर करा तो x स्क्वायर बन गया, यस और सर। रूट ऑफ -4 का स्क्वायर करा तो क्या बनेगा? सर 4। 4 क्यों भाई? अच्छा, √2 का स्क्वायर क्या आएगा बता? सर 2। क्यों आ रहा है ये 2? क्योंकि 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम रूट को। यस सर। रूट का मतलब पावर 1/2, और रूट का पावर 1/2 तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर, है कि नहीं? मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया तो आंसर 2 आ गया सिर्फ जनरल। तो वैसे ही मैं यहां पे भी लगा रहा हूं कि -4 की पावर 1/2 लिख सकता हूं इसको मैं। अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर का वैल्यू -4 होना चाहिए कि नहीं? पहली यस सर। चीज, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ये गलत तो नहीं करा यार मैंने? बताते रहा करो मेरे को, मैं गलत गलत तो नहीं कर रहा कुछ। मैं भी तो तुम्हें सिखाऊंगा इतनी सारी चीज, तुम भी मुझे सिखा दिया करो कुछ कुछ चीज। क्यों? सर कम आता है अभी तो मैथ्स। कुछ गलत नहीं है। अभी तक तो कुछ गलत नहीं है, चलो थैंक गॉड, सही राह में है ना। तो अगर हम अभी देखते हैं रूट ऑफ -4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज वी हैव लर्न सो फार, -4 की पावर 1/2 हम इसको लिख सकते हैं रूट -4 को, और पावर 1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू -4 बननी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, एक छोटी सी बात मेरे को बताओ कि ये क्या है? रूट ऑफ -4 का मतलब क्या है? सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 का मतलब क्या है? अच्छा मैं बताता हूं, एक सेकंड रुको। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ। सर उसको सर सिंपलीफाई करेंगे तो वापस x से इक्वल टू वही आ -2। जाएंगे। x इक्वल्स टू √-y ही आ जाएगा वापस से। कुछ आयुष बोलना चाहता था, बोल दे। सर x -2 आएगा ना। -2 आएगा। एक बार चलो मैं आपको इस सिचुएशन से थोड़ा सा रूबरू करा दूं। पहले जरा इसकी सिग्निफिकेंस समझो, ये क्या कह रहा है। मैं बता देता हूं, शायद आपने इस तरीके से रीड करना ना सीखा हो, बट एक और बात कि यार मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही आईक्यू के सब्जेक्ट है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। मतलब कि ये आपको आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बढ़ाएंगे, आपका एप्टीट्यूड भी बढ़ाएंगे, आप जनरल लाइफ में किस तरीके से चीजों को देखते हैं उन चीजों में भी हेल्प करेंगे। बट ये मेनली फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट का ही काम होगा कि आप कितना आईक्यू पे डेवलप करते हैं 11th और 12th क्लास में, और उसमें मेरे को भी मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा, राइट। और इस मैं आपको ये चीजें स्ट्रैटेजी में भी आपकी प्लान कर रहा हूँ, जितनी भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे उसमें भी मैं ही हेल्प कर रहा हूँ कि भैया कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट, या कैसे ये स्ट्रैटेजी, क्या उनसे टॉपिक्स हमारे कैसे होने चाहिए, राइट। ये सब चीजें मैं ही कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें बिल्कुल हेल्प करूंगा, ठीक है। बट बिफोर दैट मैं आपको इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 का क्या मतलब है। देखो जब तक मुझे पता है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जब तक मुझे नहीं पता है मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा अगर, तो मैं इसको क्या इस तरीके से रीड कर सकता हूं कि मैं एक ऐसा नंबर निकालना चाहता हूं जिसका स्क्वायर -4 हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 का यही तो मतलब है, आई वॉन्ट टू फाइंड अ नंबर एक्स हुज यस स्क्वायर सर। इज -4। यस सर। चलो ठीक है, आपने अभी तक रियल नंबर्स ही पढ़े हैं, सबसे बड़ा सेट तो रियल नंबर्स का ही था। यस सर। नेचुरल नंबर्स और छोटे थे, उससे बड़े होल नंबर्स थे, उससे ज्यादा इंटीजर्स थे, उससे ज्यादा रैशनल नंबर्स थे, उससे भी ज्यादा रियल नंबर्स थे, यानी कि रियल नंबर से ज्यादा हमने अभी तक कोई नंबर नहीं पढ़े। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? -∞ से लेकर +∞ तक जो भी नंबर आप लिख दो वो रियल नंबर। मैंने कहा चल ठीक है यार, लगाते हैं जरा, एक बार हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। तो हिट एंड ट्रायल में मैंने आपसे बोला कि यार देखो हमारे पास 3 तरीके के नंबर्स हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, बट मेरी बात ध्यान से सुनते जाना।
तो हमारे पास तीन तरीके के नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स? पहले तरीके के नंबर्स जहां पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे, दूसरे तरीके के नंबर्स जहां पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, और तीसरे तरीके का नंबर जहां पे हमारे पास न्यूट्रल नंबर्स होंगे। न्यूट्रल नंबर सिर्फ एक ही है, जीरो। ना तो जीरो कुछ ऐड करता है किसी में, ना जीरो कुछ सब्ट्रैक्ट करता है, राइट। तो मैंने कहा यार कोई पॉजिटिव नंबर उठा, चलो 1 2 3 4 कुछ भी उठा लो और उसका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 1 2, 2 का 4 स्क्वायर 3 का 9 4 का, 16 और आगे बढ़ता जाऊंगा तो स्क्वायर और बड़ा होता जाएगा कि नहीं? यस सर। क्लियर है बात सभी लोगों को? और एक और बात कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर निकालता हूं तो क्या वो पॉजिटिव नहीं आएगा? देख लो, अपने दिमाग में घुमा लो ये चीज। मेरी बात ही सुन के विश्वास मत करो, जरा अपने दिमाग में घुमा लो ये चीज। 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आ रहा है, 2 का करेंगे 4 आ रहा है, 3 का करेंगे 9 आ रहा है, 4 का करेंगे 16 आ रहा है, और आगे बढ़ाता जाऊंगा नंबर बड़ा ही होता जाएगा नंबर, पर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यस सर। चलो एक बार जरा नेगेटिव नंबर्स को, ये तो हुआ पॉजिटिव नंबर्स का खेल। एक तरीके के नंबर्स तो हमने खत्म कर दिए जिनका सारा स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, तो उसमें से तो कोई भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4। चलो एक बार नेगेटिव नंबर्स देखते हैं जरा। -1 का स्क्वायर सर 1 -1 इंटू -1 1 ही आएगा। -2 का स्क्वायर सर 4 -3 का स्क्वायर। 9 इनफैक्ट अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लूंगा तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर पॉजिटिव आ गया। क्लियर है बात सभी लोगों को? भाई सभी लोगों को ना, जरा डाउट हो तो पूछ लो हाथ के हाथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर चीज का रीजन है। भैया मैथ्स Yes, पढ़ रहे sir. हैं, कोई केमिस्ट्री Clear थोड़ी है. पढ़ रहे हैं, Exactly, yeah. लाल पीला नीला काला थोड़ी करना है हमें। अपन एकदम बिल्कुल लॉजिकल पढ़ेंगे, बात जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एकदम उसका रीजन है, उसके एकदम क्लियरली हम समझ सकते हैं उस बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर ले रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है। चलो एक बार न्यूट्रल नंबर का भी स्क्वायर कर लेते हैं, जीरो ही है न्यूट्रल नंबर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो। यस सर। तो यार हमें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। या तुम्हारे पास है कोई ऐसा नंबर, तुमने मुझे आंसर दिया इसका +-2 या जो भी, क्या तुम्हारा वो डाउट क्लियर हुआ कि हाँ जी ऐसा नंबर तो कोई नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो? यस आप, सर। और ये Yes, बात sir. आप याद भी रख सकते हैं इनफैक्ट कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। हो, देखो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज करी है और उस टर्म को मैं आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जरा मेरे को इसके बारे में बताएगा कोई, कौन से होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, नॉन नेगेटिव इंटीजर बताओ मुझे, बताना जरा। Sir, non-negative integer is positive integer only. क्या बात है सुहानी, यही आंसर मैं सुनना चाहता था। ऐसे तुम गलत गलत आंसर देते रहोगे, बड़ी अच्छी चलती रहेगी क्लास। नहीं, हम्म, non-negative. सर नॉन नेगेटिव वो है जो पॉजिटिव होंगे और या जीरो होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है आयुष। पहली बात तो देखो, मैं सुनने में ऐसी लगता है जैसे सुहानी ने बोला, और ये बात बड़ी मतलब प्रैक्टिकल है कि यार नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो पॉजिटिव हो। पर यहां पे हम एक बात भूल गए, क्या भूल गए? कि भैया इंटीजर भी तो तीन तरीके के हैं, या तो नेगेटिव हो, या पॉजिटिव हो, या फिर न्यूट्रल हो। न्यूट्रल भी तो अपने आप में एक तरीके का इंटीजर है। तो अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर से हमारा ये मतलब है कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो चाहे पॉजिटिव हो वो चाहे न्यूट्रल हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अगर हमसे कोई पूछता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो मेरा आंसर होना चाहिए जीरो, क्योंकि जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है। 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। बट अगर कोई मुझसे पूछता है पॉजिटिव इंटीजर, तो यार जीरो पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आएगा, जीरो तो न्यूट्रल इंटीजर है। क्या आपको ये डिफरेंस समझ आया? यस सर। Yes, sir. सभी लोगों को? क्यों भाई, क्षितिज एंड अक्षत, क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव की बात, ओके ठीक है।
अच्छा चलो, तो फिर मेरे को बताओ जरा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स अगर मैं आपसे पूछता हूं तो कौन कौन सा आंसर दोगे जीरो आप? एंड नेगेटिव, सर जीरो एंड नेगेटिव प्लस नेगेटिव। 0। बिल्कुल सही बात है। तो 0, -1, -2, -3 और अप टू इन्फिनिटी तक चले जाओ सर, Yes, माइनस sir. इन्फिनिटी तक इनफैक्ट। और अगर मैं आपसे पूछता हूं नेगेटिव इंटीजर्स, सर -1 से। राइट, तो पहली चीज तो ये डिफरेंस, ये देखो ये दोनों वर्ड काफी काम आएंगे भाई आपके, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों ही वर्ड काफी काम आने वाले हैं, क्योंकि इनका मतलब अलग होता है। जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं होता है। लगता है हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि जो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नहीं 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 नहीं। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि भैया नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो हो ही सकता है, पर साथ साथ न्यूट्रल भी हो सकता है। क्या ये बात, चारों चीजें क्लियर है? ये लिख लो जरा, काम आएगा आपके, बहुत काम आएगा इनफैक्ट, क्योंकि ये बार बार टर्म यूज होगी नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब जब नॉन नेगेटिव इंटीजर यूज होगा तो फिर मैं आपको पूछूंगा, फिर आप मुझे बताओगे 1 2 3 4, फिर मैं कहूंगा यार क्या कर रहे हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर तो 1 2 3 4 होता ही नहीं है, जीरो भी होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर में। तो अभी बता देते हैं हम ये बात आपसे, लिख लो इसको फटाफट। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हैशटैग लगा के यूज कर सकते हैं। हैशटैग सिर्फ इंस्टा के लिए नहीं बनाया गया है बाय द वे, इंस्टा को भी हैशटैग हमसे ही मिला है भैया। हैशटैग तो मैथ्स नहीं शुरू करा था, शुरू तो हम नहीं करा था, यूज इंस्टा कर रहा है हमसे ज्यादा, वो अलग बात है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई कोई ऐसा नंबर नहीं है, अब वापस इस पे ही आते हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो मैंने बोला यार रुको जरा, समझो मेरी बात, कि भैया कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, तो आप √−4 का आंसर कैसे निकलवा रहे हैं हमसे? फिर तो ये चीज भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए भाई। जब कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर -4 हो, तो √−4 कैसे निकल जाएगा? ये दोनों चीजें तो आपस में रिलेटेड ही है, इससे ही तो मैंने बनाया स्क्वायर इक्वल्स टू -4। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. सुहानी, क्षितिज, अक्षत, यस सर। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि √−4 की वैल्यू तो हमें निकालनी नहीं आती, यही हमें सीखना है भाई। इसीलिए पहला टॉपिक डाला गया है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स टॉपिक भी इसलिए लिखवाया गया था मेरे बच्चे कि भैया आपको नहीं आता ये निकालना, अब हम सिखाएंगे हम कैसे निकालना है इसको। इसको जरा हम हटा दें क्या क्या जो हमने इतनी सारी चीजें लिख ली हैं, और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं मैं आपको, इसीलिए जस्ट फॉर द सेम रीजन, जब डी की वैल्यू होती थी नेगेटिव, तो रूट ऑफ डी को कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इसको जब डी नेगेटिव हो जाएगा? तो इसीलिए इसको बोला जाता था नो रियल रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि भैया रूट के अंदर नेगेटिव आ जाया करता था। आपको नहीं आता रूट के अंदर नेगेटिव निकालना, मेरे को भी नहीं आता था जब मैं आपकी एज में था, अब आता है वो अलग बात है, पर जब मैं था इस एज में तब मेरे को भी नहीं आता था। यही प्रॉब्लम थी हमें, यही हमें बताया गया कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है आपके साथ कि आपको नहीं आता नेगेटिव नंबर्स का रूट निकालना। अगर आपसे कोई पूछे √−4 का आंसर तो बता देना क्लियरली, हमें नहीं पता, आप बता दो, छोड़ो हमें तो, आप बता दो √−4 का आंसर क्या होता है, हम याद कर लेंगे। तो भैया याद करने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो समझने की जरूरत जरूर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये दोनों चीजें देखो जरा जो मैंने अभी लिखवाई है, मेरा मतलब अब मैं पहुंचा कि चल ठीक है यार, चल मेरे को नहीं आता यार निकालना, ठीक है मान लिया मैंने, मेरे को नहीं आता √−4 का आंसर क्या है, पर मैं निकाल तो सकता हूं, थोड़ा दिमाग लगाता हूं, दिमाग तो है ही मुझ में, दिमाग की कमी थोड़ी दी है भगवान ने, एक ही चीज तो दी है दिमाग, वो यूज कर लेता हूं थोड़ा अपना, और देखता हूं कि क्या कर सकता हूं मैं इसमें। तो मैंने कहा √−4 मेरे को कैलकुलेट करना था, √−4 पता नहीं क्या होगा, मैंने कहा यार चल मैं इसकी प्रॉब्लम ढूंढता हूं कि क्यों मेरे से कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो मैंने जब प्रॉब्लम ढूंढी तो मेरे को प्रॉब्लम दिखी कि जब जब मैं नेगेटिव रूट का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं, तब तब प्रॉब्लम ये √−1 है। जैसे ही मैं किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं, हर बार ये √−1 आ जाएगा। मैं √16 का आंसर निकालना चाहता था, मैंने कहा यार मैं √16 तो जानता हूं,
पर रूट ऑफ -1 नहीं जानता। क्या ये बात सही है? यस सर। Yes. अगर मुझसे कोई पूछे कि रूट ऑफ -4 का आंसर बताए और मैं उससे कहूंगा चल ठीक है मैं रूट ऑफ -4 का आंसर बता दूंगा, तो मेरे को रूट ऑफ -1 का आंसर बता दे। काश अगर मेरे को रूट ऑफ -1 पता चल जाता तो मैं इसका आंसर दे दिया होता, है कि नहीं? यस सर। भाई √4 का आंसर, √9 का आंसर, √16 का आंसर, ये तो हम सभी को पता है। √4 का आंसर 2 है, √9 का आंसर 3 है, √16 का आंसर 4 है, या कोई भी अगर आप कह रहे हैं रूट ऑफ -7 भी निकालना है तो काश मैं इसको भी √7 इंटू रूट ऑफ -1 लिख लिया होता। मुझे नहीं निकालना रूट ऑफ 7 क्या है, हम तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। पर अगर मैं निकालने पे आता तो इसको भी मैं कैलकुलेट तो कर ही सकता था, स्क्वायर रूट का हमें फॉर्मूला सिखाया गया है, कैलकुलेट में कर लेता। पर प्रॉब्लम ये है कि रूट ऑफ -1 क्या है। अगर आप इसको बता दो तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, बट इसका किसी को नहीं पता भाई। वी आर ऑल अम्यूज्ड क्या होगा रूट ऑफ -1 का आंसर। जैसे तुम हो ऐसी हम है यहाँ पे, तो इस सिचुएशन में तो सब लोग एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि यार हमें नहीं पता रूट ऑफ -1 का आंसर क्या है। काश ये पता चल गया होता तो हम रूट ऑफ -4 का आंसर भी बता दिए होते। तो काश को खत्म कर दिया गया और बोला गया आपसे कि चलो ठीक है हम बता रहे हैं, इसको क्या मानो। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो प्रॉब्लम क्या थी, नेगेटिव नंबर्स का रूट निकालने में प्रॉब्लम थी रूट ऑफ -1। ओके, और रूट ऑफ -1 प्रॉब्लम थी तो इसका आपको सॉल्यूशन बताया गया कि रूट ऑफ -1 को आई बोल दीजिए आप। आयोटा। बिल्कुल, आयोटा। आयोटा का मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी कोई। तो हमने कहा क्या है क्वांटिटी, नहीं पता, किसी को नहीं पता। आई क्यों रखा गया है इसका नाम, दो रीजन की वजह से। एक एक तो आयोटा नाम दे दें इसको, दूसरा कि भैया इमेजिनरी नंबर्स बनाने थे हमें। ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक। सुना है पहले वो मूवीज वूवीज के स्टार्टिंग में आता है ये सारे पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही कुछ आयोटा भी है, आपके आसपास नहीं रहता कोई आयोटा, ना मेरे आसपास रहता कोई आई। आई का मतलब तो है आयोटा, और इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी होती है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, पर क्या है किसी को नहीं पता क्या है। बट क्यों बनाया गया इसको, इसको इसलिए बनाया गया जिससे कि आप नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो आप जहां जहां रूट ऑफ -1 दिखेगा उसको आई लिख देंगे, यानी कि अब आप रूट ऑफ -4 का आंसर निकाल सकते हैं। √4 का आंसर आया 2 और रूट ऑफ -1 को लिख दिया गया आई। सेम गोज फॉर रूट ऑफ -9 3i। क्या आप मेरे को इसका आंसर बताएंगे थर्ड वाले क्वेश्चन का? सर 4i। 4i। लास्ट वाले क्वेश्चन का? √7i। √7i। यानी कि जहां जहां रूट ऑफ -1 दिखेगा उसकी जगह अगर हम आयोटा लिख देंगे तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब इसका आंसर हो गया 2i, इसका आंसर हो गया 3i, इसका आंसर हो गया 4i, वैसे इसका आंसर हो गया मेरे बच्चे √7i, राइट। और हम सारे आंसर्स इसकी फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में अब इसको दे सकते हैं। तो क्या आप मेरे को इसका आंसर देंगे? क्या बोल रहे 12i। हैं? अक्षत, Yes, sir. क्या आंसर होना चाहिए इसका? Sir, 12i क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 144 इंटू रूट ऑफ -1? -1. और रूट ऑफ -1 तो अब हमने बिल्कुल, रूट ऑफ -1 तो अभी अभी हमने देख लिया क्या है। रूट ऑफ -1 is i. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स तो निकाल सकते हैं, जो कि आई की फॉर्म में आएगा। और जैसे ही कोई नंबर आई की फॉर्म में आएगा उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं या इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं, राइट। यानी कि आई को इसीलिए लिखा गया जिससे कि आपको याद भी रहे कि भैया जहां जहां आई आएगा उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. सुहानी और Yes. क्षितिज, आयुष, यस सर। अक्षत। ओके, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? सर ताकि रियल नो रियल रूट के भी वो आ जाएगा। एक रीजन,
या अगर सीधी सीधी बात करूं तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो मुझसे क्लियर कर लो। इसके बाद की चीज हम सारी आगे पढ़ेंगे, बट आज का बस सिर्फ एक ही चीज आपने पढ़ा है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों पढ़ना चाहते हैं या हम क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना चाहते थे। वो अलग बात है कि हमने स्टार्ट यहां से करा और एंड हम कहां पे करेंगे अभी वो अलग बात है। हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, बहुत जगह यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे कहां कहां यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, वो एक अलग बात है। छोड़ दो, सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो अभी तो आगे की। पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. एकदम डन? चलो ठीक है। तो अब आपको आज की क्लास का होमवर्क ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिक थ्योरी पढ़ के आनी है। आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो रियल RS अग्रवाल हो, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो और कोई बुक हो। नेक्स्ट क्लास में आपको बुक्स भी सजेस्ट करी जाएंगी, कौन कौन सी बुक्स लेनी है। सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा यार। NCERT तो मतलब इज अ वेरी बेसिक बुक। NCERT तो हमारी क्लास 2 क्लास करोगे आप, सारी NCERT खत्म कर लेना चाहो तो, ठीक है। तो NCERT तो बहुत बेसिक बुक है, NCERT से काम नहीं चलेगा हमारा। इनफैक्ट आपका स्कूल लेवल पे भी NCERT से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और बुक्स पढ़नी पड़ेंगी स्कूल लेवल को कंप्लीट करने के लिए भी। तो बुक्स भी सजेस्ट करी जाएंगी, बट आज आपका ये होमवर्क है कि आपको शुरू की जितनी थ्योरी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो पढ़ के आनी है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत तेजी में समझ आएगा ये चैप्टर। तो पहली चीज हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन यही था। हर बार क्लास ऐसे ही स्टार्ट होगी यार कि आपको पहले पूरे टॉपिक के बारे में आइडिया दिया जाएगा कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्यों हम पढ़ने वाले हैं, कैसे हम करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या करने वाले हैं। बाद की बात होती है, क्या तो बहुत बाद में आएगा, पहले तो कैसे और क्यों आएगा, राइट। बस यही छोटी छोटी बातें हैं हमें जो पढ़नी होंगी। आज का टॉपिक था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आज तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बनाया गया, किस लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, राइट। इससे आगे की चीजें विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास। ओके, Okay, sir. चलो फिर मिलते हैं। Thank you, sir. ओके बच्चा, Thank you, sir. ओके बच्चे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या हाल चाल है भाई? अर्णव, ऋषिक, हम ठीक है सर। कैसी चल रही है पढ़ाई? सर अच्छी चल रही है। करा असाइनमेंट जो दिया गया था? यस सर, लास्ट वाले के सर लास्ट क्वेश्चन पे था मैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, क्यों? सर मैं ना